अच्छा जहाक, मुझे आप ये बताइए, सऊदी और कतर में क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या ईगो हैसल्स हैं? व्हाट इज इट? और व्हाट काइंड ऑफ अ कंपटीशन इज गोइंग ऑन, whether it's financial or religious, or what is it? एक्चुअली इन्होंने तकरीबन 2 साल पहले रिकनसाइल कर लिया था, बट स्टिल दे हैव प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स का अगर आपको रूट देखना है तो आपको जाना पड़ेगा तकरीबन 80-90 ईयर्स पहले। तो बेसिकली कतर जो था ये ब्रिटिश प्रोटेक्टेड था, यानी कि ब्रिटिश को इन्होंने पैसे देते, ये लोग पैसे देते थे ब्रिटिश को प्रोटेक्शन के लिए। तो सऊदी अरब का जो ईस्टर्न प्रोविंस में अल-हासा और कतीफ है, ये क्या कहते हैं, ये भी ब्रिटिश का पार्ट था, अल-हासा और कतीफ। ओके। तो यहाँ पर आपको मोस्टली आपको ईरानी मिलेंगे, आपको मोस्टली शिया मिलेंगे कतीफ और अल-हासा में। तो किंग अब्दुल अजीज जैसे एक्सपेंशन करते 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 आगे गए, तो फिर वो अल्हासा और कतीफ के पास गए, तो वो लास्ट कैसल था। तो उन लोगों ने बहुत इनको अपोज किया, फिर उन्होंने लड़ाई की। तो फिर इनका मकसद ये था कि अल्हासा और कतीफ के बाद नेक्स्ट जो इनका मिशन था वो कतर को भी एनेक्स करना था, इनसाइड सऊदी अरेबिया। तो कतर ने ब्रिटिश की हेल्प ली थी, और किंग फैसल जो है उस टाइम पर मेरे ख्याल से 10-12 साल के बच्चे थे। तो ये यूके गए थे। इन्होंने यूके जाकर ब्रिटिश के साथ इन्होंने नेगोशिएशंस किए। इन्होंने कहा कि अब आप जो है अल्हासा और कतीफ छोड़ दो, हम कतर छोड़ देंगे। तो सऊदी ने कतर छोड़ दिया और ब्रिटिश ने उसके बदले में अल्हासा और कतीफ छोड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम जो था उसमें ये था कि कतरी फैमिली को ये लगा कि ये हमको एनेक्स करने वाले थे, अब हम इनको जो है ठीक से रहने नहीं देंगे। और फिर कतर की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सऊदी से नहीं, वो बहरीन फैमिली से है। बहरीन की जो खलीफा फैमिली है, बहरीन की खलीफा फैमिली से मेन प्रॉब्लम है। और बहरीन की खलीफा फैमिली और यूएई की जो सानी फैमिली है, ये दोनों आपस में इनकी कुछ रिश्तेदारियां हैं। ठीक है। तो बहरीन के अंदर जो जब रेवोल्यूशन चल रहा था 2011 में, तो रेवोल्यूशन में अल जजीरा जो है कतर का, अल जजीरा ये ज़्यादा कवरेज दे रहा था। मैं आपको अल जजीरा का आपको पास्ट भी बता दूं कि उसामा बिन लादेन का जो इंटरव्यू है ये अल जजीरा नहीं किया था सबसे पहले। We all know it's a और इंटरव्यू, notorious media house. हाँ, और इंटरव्यू लेने वाला कौन था वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो लेने वाला जमाल खशोगी था, और अल उसको जजीरा रिपोर्टर था। तो जमा उसी को हाँ, सऊदी ने भी मारा था ना, मेरे ख्याल से। वो तो टर्की में जो हुआ था। हाँ। तो उसमें जमाल खशोगी रिपोर्टर था अल जजीरा का, वो जाकर उसने फर्स्ट हैंड इंटरव्यू लिया था उसामा बिन लादेन का। देन जो सऊदी के अंदर जो खतीफ और अल हासा में अपराइजिंग हुई थी, इस अपराइजिंग को एम्पलीफाई करने में भी अल जजीरा का हाथ रहा है। बहरीन में अपराइजिंग को एम्पलीफाई करने में अल जजीरा का हाथ रहा है। सीरिया में अपराइजिंग को एम्पलीफाई करने में इन्हीं का हाथ रहा है। तो बेसिकली सऊदी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कतर से, अल जजीरा से। और कतर के रिलेशंस ईरान के साथ काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। तो इन लोगों ने उनको ये भी कहा कि अच्छा, और एक बात ये भी है कि कतर के अंदर टर्किश आर्मी डिप्लॉयड है। और टर्किश आर्मी का भी एक एम्बिशन है कि वो अपना जो वापस जो अपना ओटोमन एम्पायर था उसको वापस लाना चाहते हैं। हाँ। और सऊदी के जो पार्ट्स थे इंक्लूडिंग मक्का एंड मदीना, ये ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट थे। तो इस लिहाज से चूंकि, अब एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चाइनीज़ आर्मी कश्मीर के बॉर्डर पर अगर एक्सरसाइज कर रही है, पाकिस्तान और चाइनीज़ आर्मी दोनों मिलकर कश्मीर बॉर्डर पर अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इंडिया उस चीज़ को सीरियस लेगा। अभी जैसे चल रहा है चिकन नेक पर, जो इंडिया ने रशियन एंटी ड्रोन लगा रखा है, और वहाँ पर बैरक्टर ड्रोन्स टर्की ने बांग्लादेश को सप्लाई किया है। तो इसी तरह से टर्किश आर्मी जो है वो कतर के अंदर डिप्लॉयड थी, उनके बेसिस थे वहाँ पर। ये चीज़ सऊदी को बर्दाश्त नहीं था, और सऊदी की सॉवरेनिटी का मसला था। और फिर बहरीन में जो अपराइजिंग हो रही थी इसको कतर सपोर्ट कर रहा था, तो काफ़ी चीज़ें चल रही थी। फिर बीच में कद्दाफ़ी जो था लिबिया का, इसके और सानी जो है, अभी जो सानी है जो वहाँ का रूलर है, इसका बाप जो था जो मोटा वाला, तो इन दोनों के बीच की एक जो ऑडियो लीक थी वो किसने, मेरे ख्याल से अल अरेबिया ने इसको लीक कर दिया था। तो इसमें ये लोग बात कर रहे थे कि सऊदी की रॉयल फैमिली को किस तरह से हम हटाना है और वहां पर किस ओ रिप्लेस करना गॉड। है। तो ये उनके बीच में बात चल रही थी। तो बेसिकली ये इनका पुराना प्रॉब्लम है और आज भी इनके बीच में है। बट ये अलग बात है क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है कि ही वांट्स टू मूव अहेड,
कि नेगोशिएशंस करो, बातचीत करो, मसलों को हल करो। ईरान जैसा जो राइवल था, इसको इन्होंने हैंडल किया, इस चीज़ को लेके इतना प्रोफेशनली इसको हैंडल किया, चाइना को मीडिएशन में रख के। तो बेसिकली सऊदी आगे जाना चाहता है, तो वो पुरानी दुश्मनियां लेके नहीं रखना चाहता, बट स्टिल आप देखेंगे कि अल जजीरा का कहीं ना कहीं नैरेटिव जो है वो सऊदी के अगेंस्ट ही होता है। क्यों, इवन गाजा और पैलेस्टीन का जो जिस तरीके से दिखाते हैं, वो दिखा रहे हैं कि एक बच्चा है, वो मरा हुआ बच्चा एक फादर के हाथ में है, फादर रो रहा है, थोड़ी देर बाद बच्चा अपना पैर हिला रहा है। ये अल जजीरा ही तो ये सब दिखाता है। और दे डोंट रियलाइज इट कि आप कहीं, मैं नहीं डिनाई कर रही कि इसराइल अटैक कर रहा है पैलेस्टीन पे और इनोसेंट लोग मर रहे हैं, पर वो जो एक नैरेटिव सेट करने के लिए और एक प्रोपेगेंडा करता है, वो अल जजीरा इसके लिए फेमस है। बहुत ज़्यादा, हाँ दे आर बिल्कुल, नोन फॉर क्योंकि इट। मुस्लिम ब्रदरहुड अलाइंड है। हाँ, मुस्लिम ब्रदरहुड अलाइंड है, और हमास भी मुस्लिम ब्रदरहुड है, और हमास का ऑफिस खुद कतर के अंदर है। कतर के अंदर तो है। ऑब्वियसली कतर उनके विल तो बी सारे लीडर्स एम्पलीफाइंग कि हमास के हमास कतर में ही रह रहे होते हैं। कतर कनाडा में ही या रहते हैं। कतर, हाँ, कनाडा या कतर। बिल्कुल, और कतर की डबल पॉलिसी ऐसी है कि वो अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट बेस भी वहीं रखा हुआ है। हाँ, हमास का ऑफिस और तालिबान का ऑफिस भी वहीं पे है, और ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशंस अजीब ही हैं। पॉलिटिक्स है, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। There's so फिर much of एक तरफ, confusion, we don't know, and हम लोग सब ये वीडियोस बनाते रह जाते हैं, सुनते हैं। We are so not powerful, you know, we are just not powerful enough to have an impact, और हमारी कोई से हो। हम लोग भी अपने देख के हम भी अपने व्यूज शेयर कर लेते हैं, हम भी अच्छा, ज्ञान एक बांट एक लेते चीज़ यहाँ पे देखिए, एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप, फीफा चल रहा था, कतर ने जाकिर नायक को बुलाया, हैं। और हाँ सारे जो बड़े बड़े इस्लामिस्ट थे उनको बुलाया। जी। जाकिर नायक इतनी इस्लाम इस्लाम की बातें करता है, कतर के मामले में ये कुछ नहीं बोला। और इसकी तरह दूसरे भी जो वहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर्स आए थे, उन लोगों ने भी कतर के बारे में कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि कतर इनको पे करता है। सऊदी के अगेंस्ट में बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सऊदी इनको पे नहीं करता। तो इनका जो इस्लाम है ये बेस्ड ऑन द पेमेंट डिपेंड करता है, कि सऊदी जब तक बैकिंग करता है तो सऊदी इज गुड। सऊदी ने जब पैसा देना बंद कर दिया तो सऊदी खराब हो गया, बोल रहे कि इस्लाम से चला गया, इस्लाम से दूर हो गया सऊदी। कतर पैसा दे रहा है, वही चीज़ कतर में आपको दिखेगी। सबसे बड़ा जो शराब शराब का जो अड्डा है वो कतर में है। कतर में शराब मिलती है, पब्स हैं, बार्स हैं, सब हैं, मगर ये लोग कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि कतर एस्टेब्लिशमेंट को पैसे देता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई इस्लाम आपका पर्सनल है। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, अल्लाह कुरान तफसीर सब करता हूँ, मगर ये पर्सनल है। ये जो डबल स्टैंडर्ड जो लोगों ने बना रखे हैं ना, ये बहुत डेंजरस है। इट्स ऑल रिलेटेड टू मनी। पर आप यहाँ भी तो देखो जहाक, ये लोग पूरा टाइम लड़ेंगी, ये राना अयूब, अरफा खानम, सबा नकवी, दे आर ऑल द टाइम फाइटिंग फॉर हिजाब, दे आर फाइटिंग फॉर बुरखा। ये सब की चीजों के लिए लड़ेंगी और बच्चों को इसमें डाल देंगी। और मौलवीज को भी देखो, एक्टर्स को कुछ नहीं बोलते। अब हुमा कुरैशी वहां पे कैसे सीन्स कर रही है, या और भी इतनी मुस्लिम एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसे ऐसे सीन्स कर रही हैं, क्या कपड़े पहन रही हैं, बिकिनी में हैं, 10-10 लड़कों के साथ फोटो खिंचवा रही हैं, ऐसे ऐसे सीन्स कर रही हैं। उनके लिए इस्लाम के कोई रूल नहीं लगाते ये। जितने गरीब होते हैं और मिडिल क्लास होते हैं, मासूम लोग होते हैं, उनको बस रेडिकलाइज करेंगे और उनको उनको मसला ये है ना कि against- आप इस्लाम को पोलिटिसाइज जब करते हो या वेपनाइज करते हो इस्लाम को, हाँ, वो बड़ा मसला है। और हमारी जंग यही है कि आप इस धर्म को अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। आप एक तरफ वक्फ की ज़मीनें भी बेच रहे हो। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट जब थी उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप 630 एकड़ की ज़मीन उन्हें हैदराबाद में एमएनसीज को बेच दी। ठीक हाँ। है। आज जो है ठहर के कह रहे, अय मुसलमानों ठहरो, अपनी ज़मीनों के लिए अल्लाह की ज़मीनें जा रही। तो ये हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं है, ये हिपोक्रेसी है। हाँ, पर अनएजुकेटेड, क्यों कांग्रेस ने तो उम्र भर यही किया है। दे केप्ट मुस्लिम्स अनएजुकेटेड एंड इलिटरेट, जिससे कि वो सिर्फ बिल्कुल। इस्लाम की बात करें और उनको उसी उसी तरफ ले जाएं, तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे ना। अब थोड़ा बहुत नहीं सोशल देखिए, मीडिया आया इस्लाम। तो बहुत सारे हम्म। मुसलमानों की आवाजें आ रही हैं। लाइक जैसे आपने वक्फ का बोला कि उन्होंने एक एमएनसी को लैंड बेच दी वक्फ की, या और भी बहुत सारे कई लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। पर इट्स जस्ट दैट वो इतने मिनिस्क्यूल है, मतलब इतने कम लोग हैं वो जो बोल पा रहे हैं, जो डर नहीं रहे बोलते वक्त। तो वो हो रहा है, ये तो चेंज तो आ रहा है। अच्छा, आप मेरे को एक और चीज बताओ, सऊदी का इतना इंटरफेरेंस था सूडान में, पर हम्म। वो सूडान को स्टेबलाइज क्यों नहीं कर पाए? जिस तरह से इजिप्ट का एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, सऊदी यूजुअली इट सपोर्ट्स मिलिट्रिज्म। चाहे वो पाकिस्तान हो या इजिप्ट हो या सूडान हो, यहाँ पे ये लोग मोस्टली मिलिट्रीज को सपोर्ट करते हैं।
पाकिस्तान के अंदर इमरान खान था। अब आप देखेंगे कि पॉपुलर जो ओपिनियन है पाकिस्तानियों का, वो इमरान खान को ही सपोर्ट करते हैं। हम्म, इजिप्ट के अंदर आप देखेंगे कि वो मुर्सी को सपोर्ट करते थे, और सूडान के अंदर उमर बशीर को सपोर्ट करते थे। तो इनके जो यूजुअली जो इनके जो कॉल्स होते हैं वो प्रो इस्लामिक, और ये इस तरह से कि हम मुसलमानों के इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे, ऐसे करेंगे। बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट भी है, दे यूज डेमोक्रेसी एज ए टूल। ये डेमोक्रेसी को एज ए टूल यूज़ करते हैं, और फिर अपने गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, और फिर एक ग्लोबल अलायंस बनाते हैं। और इनका मकसद ये है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनकी आर्मीज को एक मुर्शिद के अंडर में या फिर एक स्पिरिचुअल लीडर के अंडर में रखा जाए। सऊदी ने बड़ी कोशिश की, इजिप्ट के अंदर इन्होंने जो है जो मुर्सी की गवर्नमेंट थी मुस्लिम ब्रदरहुड की, इसको हटा दी, और फिर आर्मी को उन्होंने सपोर्ट किया। पाकिस्तान में भी आप देखिए ये आर्मी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब रही बात सूडान की, सूडान में इन्होंने कोशिश की है, मगर प्रॉब्लम सूडान का ये है कि यहाँ पर यूएई का भी स्टेक इन्वॉल्व है सूडान के अंदर। तो यहाँ पे एक कियोटिक सिचुएशन अभी चल रहा है, और हो सकता है कि फ्यूचर में ये लोग आपस में ट्रीटी वगैरह करेंगे, जिस तरह से यमन में इन्होंने किया था। यमन भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ईरान बैक्ड हुथी, दूसरे हाँ, हैं जो नॉर्थ जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो सऊदी बैक्ड है, और सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ये यूएई बैक्ड है। तो सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल और नॉर्थ में भी जो है बहुत झगड़ा चल रहा था, तो बाद में इन्होंने रियाद एग्रीमेंट किया। तो मुमकिन है कि सूडान में भी इस तरह से होगा, इन दोनों के दरमियान में ट्रीटी होगी। मगर फिलहाल तो दो अलग अलग पार्टीज चल रही हैं। सऊदी सपोर्ट्स ईरानी सूडानी आर्मी, और यूएई थोड़ा उसके खिलाफ है। तो हुतीज को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है सऊदी? हूथीस देखिए हूथीस का कैसा है, मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे साथ हूथी भी थे जो बॉर्डर क्रॉस करके सऊदी के अंदर आए थे, पकड़े गए थे इस तरह से। तो मैं इस इशू को समझने की कोशिश करता था। पहले तो मैं ब्लैंकेट ये समझता था कि भाई हूथीस को ईरान का सपोर्ट है, और खलास ये एंटी सऊदी है इसलिए उनको मार रहे हैं। तो जब मैं आम यमनियों से भी पूछा और हूथियों से भी पूछा, तो इन्होंने बताया कि बेसिकली किंगडम थी हूथियों की पूरे यमन के अंदर, बाबा हूती कहते हैं। तो ये ऐसा था कि बहुत फ्लरिशिंग किंगडम थी इनकी। तो हूथी, मैं आपको बताऊं, हूथी बेसिकली ये जैदी शिया है, जो हार्डकोर शिया नहीं होते, ये एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ शिया है। तो ये लोग शादी ब्याह करते थे सुन्नी में, सब अच्छा इनका चलता था। बट इनको ईरान की बैकिंग हुई, तो इनको लगा कि वी विल टेक बैक, जो हमारा जो पुराना जो किंगडम था हम वापस इसको ले लेंगे। अच्छा। तो इन लोगों ने फिर रेबेल करना शुरू किया, और अली अब्दुल्ला साले जो वहाँ का मिलिट्री कमांडर था उसके साथ मिलके इन्होंने किया था। बाद में फिर अली अब्दुल्ला साले ने रिवोल्ट कू किया था। फिर इन्होंने अली अब्दुल्ला साले को मार दिया, तो उनके अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सिविल वॉर्स वगैरह हुए। जी। उसके बाद ऐसा है कि यमन के अंदर जो मेजॉरिटी यमनीस है, वो एक पॉपुलर ओपिनियन है ये हूथीस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका वो पास्ट रहा है, किंगडम रहा है, और उसमें सब फ्लरिश करते थे, इनकी रिश्तेदारियां भी रही है। इसलिए सऊदी के लिए इतना आसान नहीं है कि ये इनको इतना इजीली कंट्रोल करें। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इनको पर्क्स और बेनिफिट्स देते हैं, और कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो हम हूथीस को कैबिनेट में इतनी 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 सीटें देंगे, इतनी परसेंटेज की सीटें देंगे। ये इनको ऑफर कर रहे हैं। अभी जो ईरान के साथ भी जो डील हुई है, उसके बाद आप देखिए कि जो सऊदी पे जो हुतीस अटैक करते थे, मिसाइल्स वगैरह, ड्रोन्स, वो सब रुक गए हैं। अभी कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि अभी हुतीस का जो नया वॉर शुरू हुआ है, वो तो अब इसराइल के खिलाफ चल रहा है। एक हुती से मैंने हाँ, पूछा था कि हाँ। मैंने पूछा था कि भाई आप लोग लड़ किससे रहे हो, कहा कि हमारी गवर्नमेंट से लड़ा है। इसराइल कहाँ से आ गया बीच में? ना तुम्हारा बॉर्डर है, ना तुम जो है उनके साथ कुछ लेना तो देना है, हुतीज तुम ने उनकी चैलेंज कश्तियों तो को किया क्यों था मार कि रहे हो? हम कितनी देर में इतनी मिसाइल्स फेंकेंगे आपके ऊपर और इतना अटैक करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये हाँ। सब पूछ रहे थे उनसे, मैंने कहाँ से करोगे मैंने तुम? मैंने पूछा, जी मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग लड़ रहे हो, तो कभी किसी फलस्तीनी को देखा कि तुम्हारी सपोर्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया हो, या फिर तुम्हारे लिए वो लड़ रहे हो? तो वो चुप हो गया, बोलने लगा हाँ वो तो सेल्फिश होते हैं, हमारी सपोर्ट में कभी आए नहीं। तो मैंने कहा कि भाई think, सब अपना Zahak, it's अपना। all about ummah, I feel, end of the day. It's all about being Muslim and being a follower of Islam. And I really respect them for it because Zahak, हम हिंदूज में इतनी यूनिटी नहीं है जिस तरीके मुस्लिम्स में यूनिटी है। आप मानोगे नहीं, मेरे इतने मॉडरेट फ्रेंड्स हैं, आप तो अलग हो, दो तीन और हैं बहुत ही, उमर गाजी हो गए और ये राजा मुनीब हो गए, आप लोग तो फिर भी डिस्कस कर लेते हो। पर मेरे इतने पढ़े लिखे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप कभी भी बात करो, पेरिस में अटैक हुआ, ब्रसल्स में अटैक हुआ, जर्मनी में अटैक हुआ, या कहीं अटैक हुआ, उसके बारे में बोलो ना, तो वो बोलते जीव का हाथ है। मतलब पढ़े लिखे, मतलब वो
चुप बैठ जाएंगे, या चुप बैठ जाएंगे, पर कभी ये नहीं बोलेंगे कि, या बोलेंगे वेरी बैड, वेरी बैड, इतना। पर अगर तुम डिस्कशन करने लग जाओ कि ये आइडियोलॉजी में ये गलत पढ़ा रहे, ये हो रहा है, ऐसा नहीं है, देर आर टू कुरान, एक मुल्ला की कुरान है और एक कुरान है, अल्लाह के कुरान अल्लाह में। की हाँ। कुरान है, अगर ऐसे बात करो ओफेंड हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये जो उम्मा है, ये जो एक, that being Muslim means you have to support good or bad, that's a very good quality which we Hindus don't have. इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है कि बिटवीन उम्मा एंड दी नेशन नेशनलिज्म, ये न्यूज़ 18 पे तकरीबन 2 हफ्ते पहले पब्लिश हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आर्टिकल मैंने जेल में लिखा था। बिटवीन, हाँ ऐसे बहुत लिखे हैं मैंने। तो बिटवीन उम्मा एंड द नेशनलिज्म, तो इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा है वो यही है कि उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यानी कि हम हाँ लोग रोज़ा सब एक साथ रखते हैं, हज एक हाँ साथ करते हैं, नमाज एक साथ पढ़ते हैं। और हम जब काबा जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो हम ये नहीं देखते कि पढ़ाने वाला अरब है कि इंडियन है कि पाकिस्तानी है, नहीं हम इंडियन के पीछे पढ़ेंगे पाकिस्तानी के, ऐसा नहीं होता। कोई भी नमाज पढ़ा सकता है, कोई भी ठहर सकता है, ठीक है। मगर उम्मा जो है ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में नहीं है। मगर आज जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो वो पॉलिटिकल। पॉलिटिकल व्यू में समझाया जा रहा है कि टर्की में जो उर्दुगान है ये उम्मा का लीडर है। मेरी तो बीच में एक बार बहस हो गई, बहुत खतरनाक बहस। पाकिस्तानी बैठे थे, हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो इतने में एक पाकिस्तानी ने कहा कि इमरान खान उम्मा का लीडर है। मैंने बोला नहीं भाई, पाकिस्तानियों का लीडर है और वो भी पठानों का। हाँ आपके पास खुद पंजाबी इसको बर्दाश्त नहीं करते और पठानों का लीडर है, आप क्यों हमारे ऊपर थोप रहे हो। तो फिर बीच में दूसरा लड़का था, वो चिढ़ गया, चिढ़ के बोलने लगा ठीक है भाई ठीक है, हाँ हमारा ही है, ठीक है आपका नहीं है। मगर इमरान खान पूरी उम्मत के लिए आवाज़ उठाता है। तो ये जो मसला, जब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ट्वीट भी करते हैं कि हम्म पाकिस्तान की विक्ट्री उम्मा की विक्ट्री है, अरे नहीं भाई, पाकिस्तान की विक्ट्री पाकिस्तान की विक्ट्री है। तो बेसिकली पायल जी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो एम्पायर्स थे, आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, ट्रीटी ऑफ हम्म वर्साइल्स हुई थी, फिर लीग ऑफ नेशंस बना था, हम्म और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो हम्म वर्ल्ड वॉर्स के बाद क्या हुआ कि सारे एम्पायर्स टूट गए। जर्मन एम्पायर टूट गया, ऑस्ट्रिया वगैरह जो जो भी थे, सेंट्रल पावर्स, एलाइड पावर्स सब टूटे। ओटोमन एम्पायर भी उसका एक पार्ट था, वो भी टूट हम्म गया। हम्म उसके बाद सब नेशन स्टेट्स बन गए, छोटे 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 छोटे। अब जो नेशन स्टेट्स थे, जो क्रिश्चियंस के स्टेट्स थे यूरोप में जो थे, इन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि ओके, हम अब नेशन स्टेट्स बन गए हैं, अब हमारा जो फोकस होना चाहिए वो नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए। हम्म, बट हुआ क्या कि ओटोमन एम्पायर भी टूटा, मगर वो जो एम्पायर वाला जो मिजाज था, माइंडसेट था, वो वो टूटा नहीं नहीं, गए। वो नहीं गया। तो आज भी हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आज भी हम एम्पायर है, एम्पायर नहीं है, आज हम नेशंस हैं, एम्पायर ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए हर छोटी चीज़ में एग्रेशन, हर छोटी चीज़ में आप ठहर जाते हो, हर चीज़ में आप बोलते हो इसमें यहूदी का हाथ है। आप कहते हो कि यहूदी कॉलोनाइजर्स है, हालांकि 3,500 4,000 साल से तो वहीं पे रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, मुमकिन है कि आगे 40 50 साल में जो नई जनरेशन आएगी वो नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेगी। तो जितना ज़्यादा नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाएगा, इतना ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो बड़े बड़े शायर रहे हैं या फिलोसोफर्स रहे हैं, जैसा कि मौदूदी है या फिर अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह के जो स्कॉलर्स रहे, इन्होंने बाद में एंटी नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हाँ, अल्लामा इकबाल की शायरी है, अगर इन इसको ताज़ा पूरा सुनो खुदाओं तो में उसमें बड़ा, तो इंडिया के अगेंस्ट कितना कुछ बोला है, और हिंदूज के लिए भी हाँ बोला इन्होंने कहा कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, पैबंद इसका है मज़हब का कफन है, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर कोई नेशनलिज्म की बात करता है तो वो मज़हब का कफन पहन रहा है। और मैं सुशलगढ़ बॉर्डर गया था, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, सियालकोट से 11 किलोमीटर दूर पे। तो पाकिस्तानियों ने अपने पोस्ट पे ये लिखा है, अल्लामा इकबाल की शायरी। अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, बाद में उन्होंने उसको एब्रोगेट कर दिया। उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहाँ हमारा। तो ये उन्होंने लिखा, तो पाकिस्तानी आज वही लिख के रखे हैं वहाँ पे, सारा जहाँ हमारा। क्यों, अगर मगर बात यह है लाहौर कि के एयरपोर्ट उतरो, कराची के एयरपोर्ट उतरो, तो वहां पे जो पूरा वर्ल्ड का मैप बना है वो पूरा उन्होंने ग्रीन कर रखा है। हाँ, तो सारा जहाँ हमारा तो नहीं है, जिसका जहाँ है वो जहाँ है। आप कोलैबोरेशन करिए, आप ट्रीटीज साइन करिए, आप अपने कंट्री को देखिए, दूसरे अपने कंट्री को देखेंगे, तो ये पता नहीं क्या होगा आगे, ऊपर वाला ही जानता है। नहीं, अब जैसे मैंने एक चीज देखी, आई थिंक सऊदी हैज, यूएई ने तो बहुत पहले ही रियलाइज कर लिया था, सऊदी हैज रियलाइज्ड इट कि रेडिकलाइजेशन काम नहीं आने वाली।
आपको हम्म ग्लोबलाइजेशन करनी है और आपको एक्सेप्ट होना है लोगों से। अकेले नहीं जिया जा सकता, आप अकेले नहीं रह सकते एक सेपरेट कंट्री के एक वो बनाए। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सऊदी ने कश्मीर में भी बहुत पैसा लगाया वहाबिज्म फैलाने में। हाँ, वहां के लोगों हम्म को तो रेडिकलाइज कर दिया, खुद अब इस रास्ते से हट गए। अब आप बताओ, अब जब वहाबी बन गए लोग, इतना रेडिकलाइज हो गए कश्मीर के भी और केरला में भी और कहीं कहीं जगह, बहुत सारी इंडिया की बहुत जगह में देवबंदी हर जगह हो गए ये जब, तो अब सऊदी क्या इनको स्टिल दे विल फंड देम? और कि जैसे आप कह रहे हो उनका रिलीजियस यूनिट अलग है और पॉलिटिकल यूनिट अलग है, तो क्या दो रिलीजियस यूनिट को एमबीए अलाउ करेगा? मोहम्मद बिन सलमान जी अलाउ करेंगे कि वहाबिज्म को स्प्रेड करने के लिए अभी भी फंडिंग जारी रहे मदरसों में और मस्जिदों में? एक पहली बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में जो फंडिंग हुई है सऊदी वहाबिज़म की, इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। आपने अगर कश्मीर फाइल्स देखी है तो उसमें एक सीन है। सीन में आपने देखा होगा कि जो इंसर्जेंट्स हैं जो 1989 में आए थे, उनके हाथों में खुमैनी की तस्वीर होती है, ईरान के जो हाँ। लीडर थे। तो बेसिकली जो कश्मीर इंसर्जेंसी पे जो इन्फ्लुएंस हुआ है वो ईरानियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हुआ है। और इनफैक्ट आप देखिए कि ईरान ने कई मरतबे कश्मीर के इशू में इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है। और आज भी आप कश्मीर चले जाइए, आप इनफैक्ट सुन्नीस के घरों में आप जो है कासिम सुलेमानी और खुमैनी की फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी। तो हम्म। कश्मीर में ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा है वो ईरानियन रेवोल्यूशन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। दूसरी बात यह है कि 1980s में सऊदी ने पाकिस्तान को बहुत फंड किया था पैसा। और पाकिस्तान ने वो पैसा ज़ियाउल हक के टाइम पे, और पाकिस्तान ने वो पैसा ज़्यादातर उन्होंने मदरसों को बनाने में लगाया। और इसमें जो आइडियोलॉजी बैठी वो वहाबी देवबंदी आइडियोलॉजी थी। आपको बताऊं, वहाबी में भी दो तीन टाइप के होते हैं। एक है हाँ। वहाबी मदखली, जो हम्म। सलफ़ी मदखली बोलते हैं, वो मॉडरेट होते हैं। और एक होते हैं सलफ़ी इख़वानी। तो सलफ़ी इख़वानी डेंजर होते हैं। तो जो डेंजर। कश्मीर में लगा, हाँ, तो जो कश्मीर में जो ज़्यादा पैसा लगा, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हुआ, वो जो इन्फ्लुएंस हुआ वो था देवबंदी वहाबी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, जिसकी जिसकी वजह से जो जितने आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगे, जैश ए मोहम्मद या इंडियन मुजाहिदीन, ये सब देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नॉट सलफ़ी, दे आर नॉट वहाबी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी तो अब मॉडरेट हो गया है और सऊदी ने अपनी सारी फंडिंग बंद कर दी है। मगर वो जो मदरसे बने थे और मदरसों के जो प्रोडक्ट्स निकले, उनके अंदर वो एग्रेशन आज भी है। आज भी बहुत ज़्यादा एग्रेशन उनके अंदर है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो एक मिजाज जो होता है, एक नॉन तो उनको साइंटिफिक फंड कौन कर टेम्परामेंट। रहा है अभी भी? क्या टर्की कर रहा है, कतर कर रहा है, ईरान कर रहा है, हाँ, कौन कर रहा है? हाँ, बेसिकली इसमें कतर और टर्की की फंडिंग ज़्यादा। कई आप रिसर्च पेपर्स पढ़िए, आपको कश्मीर के अंदर आपको जो मिलता है, ट्रेसिंग आपको जो मिलेगी, पेपर ट्रेल्स वगैरह जो भी मिलेंगे आपको, ज़्यादातर आपको कतर और इसके मिलेंगे, टर्की, कतर और ईरान के मिलेंगे। सऊदी बेसिकली मैं समझता हूँ कि 9/11 के बाद से सऊदी ने काफ़ी टाइट करना शुरू कर दिया था इन सारी चीज़ों को। फिर खुद सऊदी के अंदर भी टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो हाँ। उसके बाद इन्होंने इन चीज़ों को बंद कर दिया। मगर वो एक टैग उनका जो लग गया था, हाँ। वो फिर उस तरह से रहा। मैं आपको बताऊं, कश्मीर के भी मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जो सऊदी को नहीं पसंद करते आज की तारीख में। उनको लगता है कि सऊदी इस्लाम से हट गया है। तो वहाँ पर ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हुआ है। और मे भी अभी आने वाले सालों में चूंकि आर्टिकल 370 हट गया है, वो मर्ज होना शुरू हो गए हैं लोग, तो डी रेडिकलाइजेशन एफर्ट्स अगर कश्मीर के अंदर होंगे तो नहीं हो होगा सकता है जहां, कि ये लोग। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बता रही हूँ। इतने लोग कश्मीर जा रहे हैं, मैं तो पहले बहुत जाती थी पर उन्होंने ही मुझे ऐसा हम्म वो कर दिया कि मेरे अंदर एक जो समथिंग विच हिंदुत्व वाज लाइंग डोमेंट इन माय हार्ट, आई वाज वेरी सेक्युलर, एंड उन्होंने मेरे को जैसे चैलेंज कर करके, बेइज्जती कर करके ऐसा बना दिया कि देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय धर्म। पर मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी मेरे फ्रेंड्स कहते, एक मैंने आपको वो बताया कि पाकिस्तान तो खेल नहीं रहा तो टीवी क्यों चलाना, हाँ, तो हमें नहीं देखना। हम्म उसके बाद भी वो बोलते हैं, आए सुबह से इतना कस्टमर पे कस्टमर आई जा रहा है, केला खाया है तब मैं थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ। इतना ज्यादा मोदी ने भेजा ना इतने लोगों को यहाँ पे, पैसा भी कमा रहे हैं। और वो चाहते बोले केला खाया ना मैंने अभी, और सुबह से टाइम ही नहीं मिल रहा, कस्टमर पे कस्टमर आई जा रहा है। आप सोचो, मतलब हर चीज।
हर चीज पे ब्लेम ऑन मोदी, हर चीज पे ब्लेम ऑन अमित शाह, और नहीं हर अगर चीज पे मोदी ब्लेम ऑन इंडियंस। इंडियंस नहीं मेरा जो पेज था ना फेसबुक पेज उस पे 2018 से लेके 2022 तक मेजोरिटी कश्मीरी थे श्रीनगर के। तो एक बार मैंने पोस्ट की थी गॉड ब्लेस इंडियन आर्मी, तो लाइक्स भी बहुत आए थे इंडियंस के, मगर उसमें जो कश्मीरियों ने जो ट्रोल किया, जो गालियां मुझे दी, बहुत गंदी गंदी गालियां। जहाक आप देखो ना, और जितने टेररिस्ट आते हैं अंदर, इनको अपने घरों के अंदर इन्होंने कैसे कैसे अलमारी के पीछे कमरे बना रखे हैं। अगर आप देखो तो इन लोग, फिर जब इनके पास जवाब कर, ये छुपाते हैं उनको, टेररिस्ट को वहां पे 2 महीने से रह रहे हैं। इनसे इस चीज का क्वेश्चन करो तो कहते हैं हमें अपनी जान नहीं प्यारी, हम लोग तभी रखते। मैंने कहा ऐसे नहीं, हर बात का जवाब ये देते, फिर हम मरते हैं। अगर हम नहीं रखते तो हम मरते हैं। मतलब मैं मान नहीं सकती कि कोई आपके घर में 2-3 महीने से रह रहा है, आप कहीं कुछ तो हिंट दो आर्मी को, कुछ तो पुलिस को हिंट दो, कुछ तो आपका फ्रेंड घर आता होगा। 3 महीने से आप उनको खाने खिला रहे हो, बिरयानी खिला रहे हो, सब खिला रहे हो, तबक मांस खिला रहे हो, सब खिला रहे हो, और गुश्ताबा खिला रहे हो, और आप कह रहे हो कि फिर हमें अपनी जान प्यारी होती है तभी हम रखते हैं। सपोर्ट तो है अंदर से पाकिस्तान के लिए। है वो तो 100% है। वो एक सेंटिमेंट है उनके अंदर, उम्मा वी वाला जो लिविंग इन सेंटिमेंट है, इल्यूजनरी वर्ल्ड। हाँ, वी लिविंग इन, और इनको एक पता अजीब नहीं अजीब कि कब। यूटोपिया में है। हाँ नहीं, और इनको ये पता नहीं कि जिस दिन पाकिस्तान को कश्मीर मिल गया, ये लोग जितने बड़े बड़े घरों में महलों में रह रहे हैं ना, पाकिस्तान आर्मी ने वो सब ले लेना और इन लोगों को झोपड़ी में ठहराना है। पर इनको पता है, नहीं अंदर से इनफैक्ट ये आप, भी पता है कि ये कभी होगा नहीं, तो इसलिए बस बकवास करते रहते हैं। और या आप पीओके को कंपेयर करके देखिए, पीओके और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, आप इसको कंपेयर करके देख लीजिए, दोनों पर में आप ज़मीन आसमान कश्मीरी का से बात फर्क है। कीजिए, जो इंडियन कश्मीरी से बात कीजिए, हम्म। वो क्या जवाब देगा है, हम्म। हमको नहीं चाहिए स्कूल। हमने नहीं बोला हमको स्कूल चाहिए या हमको कॉलेज चाहिए, कॉलेज चाहिए, हमको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए हम, अब मेरे को ऐसे लगता है कि मे बी इट इज गवर्नमेंट जॉब एंड इट इज देयर ड्यूटी टू टेल एवरीबडी इन इंडिया कि सब मिलकर रहो। वो ठीक है, वो उनका मोदी जी का जज्बा ठीक है, उनके सेंटिमेंट्स जो है कि सब मिलके रहें। पर नहीं वो ये, लीडरशिप होती है तो उनको मैनेज करना पड़ता है, हाँ। हाँ, पर ये जो एक लड़ाई है ना, कश्मीर के अंदर से पाकिस्तान को निकालना, ये बहुत टफ लड़ाई है। नहीं वो इतना आसान नहीं है, मतलब सालों सालों उन्होंने पैसे लगाए हैं वहाँ पे, और इंसर्जेंसी की है, मुजाहिदीन को ट्रेन और अब, किया, ये सब पूरा चला है वहाँ एंड पे। जहाक ज्यादा इस्लाम इस्लाम भी होने लग गया है ना। तो अब हर हर लड़ाई को, अगर तुम किसी से आर्ग्यू करो, तो जैसे आपको बोल देते आप संघी हो, मुझे बोल देते मैं कम्युनल हूँ। देर इज नो थिंग एज डिबेट्स, देर इज नो थिंग हम्म। एज यू ट्राइंग टू एक्सप्लेन समबडी समथिंग। जजमेंटल हो यही जाते हैं एकदम, आपके ऊपर टैग्स लग जाते हैं। और ये लड़ाई अरे अब हो गई है देखिए, इस्लाम और हिंदू में, इंडिया में। और अरे देखिए, मैं जब 5 साल का जजमेंट आया था तो किसी ने लीक कर दिया था कि मुझे 10 साल का जजमेंट लगा है। तो लोग कमेंट कैसे कर रहे थे पता है आपको? बस 10 साल, इसको तो सर काट देना चाहिए, इसका इसको तो मार देना चाहिए, इसको तो उम्र कैद कर देनी चाहिए। पर क्यों जहाक भाई? हम सब ने आपको क्यों? बहुत सपोर्ट किया, हम लोगों ने गवर्नमेंट को नहीं टैग किया। मतलब, नहीं हम नहीं, लोगों ने तो थैंक बहुत यू, किया, इन आपने, लोगों मैंने ने किया देखा। होगा मुसलमानों ने, पर हम, मेरे को ये याद है, मैं रोज अभिजीत से पूछती, मैं कहा जहाक का कुछ मैसेज आया, कुछ पता चला? मैं, आपने अपना डीएम हम्म। देखा होगा, मैंने उसमें लिखा हुआ है जी जी। पुराने मैसेज में, जब वेयर आर यू जहाक, आई होप यू आर ओके। तो इसमें देखिए आप, इतना अभिजीत, इंटॉलरेंस, आनंद इतना इंटॉलरेंस रंगनाथन, दे था। वर ऑल आस्क हम्म। टॉकिंग अबाउट यू ऑन ट्विटर। हम लोगों ने बहुत नहीं इसमें इंटॉलरेंस, इतना हाई इंटॉलरेंस था उस टाइम पे, मैंने देखा कि अच्छा भाई मेरी गलती क्या थी, बस ये कि मैंने कहा मेरा व्यू अलग है आपके व्यू से, बस इतनी सी बात पे, पाकिस्तान से बस अलग है, इतनी सी हाँ। बात पे, बस इतनी सी बात पे आप मेरा सर कलम कर दो, मार दो, उम्र कैद कर दो। कहाँ गया आपका टॉलरेंस? कहाँ गई आपकी सूझबूझ? फिर कहते हो कि भाई हम पीसफुल कम्युनिटी है, नहीं सब ऐसा नहीं बोलते। अरे सब ऐसा नहीं बोलते, जो नहीं बोलते वो तो आओ, वो तो बोलो, वो चुप बैठ जाते हैं। But India has been divided into anti-Modi and pro-Modi. It is nothing to do with Hindu, Muslim, or anything. The हाँ hatred ये of, तो है। हाँ, the hatred for Modi is so, इतने एक्सट्रीम पे है, एंड लव फॉर मोदी जी इज ऑल्सो एक्सट्रीम पे है। तो इंडिया दो हिस्सों में बात क्या डिवाइड। है कि ये ऐसे लोगों को इंडिया अगर मैनेज करना चाहता है ना, तो हार्ड वे से ही करना पड़ेगा, मोदी जी हार्ड से वे से ना ही मैनेज एक्सपेक्ट होंगे। कीजिए, आप देख लीजिए मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है। और मैं एक हम्म। जहां ये नहीं कि मैं हिंदू, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट एज एन, एक इंसान, एक ह्यूमैनिटी के उससे बोल रही हूँ। मारा तो जाता है हिंदू, बर्बादी होती है हिंदू की, ये तो प्रॉब्लम हो जाती है ना हमको। तो फिर उसके लिए कुछ बोलो,
तो इनके पास जस्टिफिक, फिर आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अब इतने ये आजकल ये like my friend who's a lawyer, he always says, if you're not a politician, if you're not powerful, if you're not a moneyed person who's funding the हम्म। politicians, then don't say anything about the politicians. वो तो है। चलिए, थैंक यू सो मच बिल्कुल वो तो जहान। है। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो आप, मच। मैंने आपको थैंक यू। काफी बारी पूछा, आप बहुत बिजी थे, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत मजा आया थैंक आपसे यू, बात थैंक करके। यू सो थैंक यू सो मच। मच।